हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे उसके बारे में समझते हैं। पहला जो टॉपिक हम यहाँ कवर करने वाले हैं एक्चुअली क्या है कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मेनली क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस रूट बी पावर एन। इस तरह की फॉर्म के हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको इसको हमें डिसाइड करना होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि इंटीग्रल पार्ट इसका इवन आएगा या ऑड आएगा ना, एंड देन उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज होती है ना। एक तो हम ये कर सकते हैं ना, दूसरा इसका जो हम एप्लीकेशन कह सकते हैं टू फाइंड बिगर नंबर। हाँ, मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि आप बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कुछ चुनिंदा प्रॉब्लम्स को ना, या कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में अगर प्रॉब्लम्स है तो आप बिगर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, तीसरा हम डिस्कस करेंगे बिगर नंबर टाइप की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे दूसरे पॉइंट में। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस पीवाईक्यू, और जो जेईई एडवांस पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर की जो प्रॉब्लम्स हैं अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस यहाँ पर करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें वीडियो को, आगे मूव करते हैं ना, और हम सीखते हैं पहला प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑफ ए प्लस रूट बी पावर एन। मुझे इस तरह की प्रॉब्लम्स को से डिस्कस करना है ना। अब देखो, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस क्या है कि प्रॉब्लम्स किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, इस बात को आप समझिए। हम दो एग्जांपल लेंगे ना, आप हम श्योर कि आप दोनों एग्जांपल से आप सारी बात को समझ जाएंगे। जैसे पहला मैंने एक एग्जांपल लिया 2 प्लस रूट 3, ठीक है, पावर में इसको एन लिखा। मान लो कि हमारे पास में कोई एक नंबर एन है, ये नंबर एन है, ठीक है। अब देखो, आप थोड़ी देर के लिए बात समझो। और एन कैसा है हमारे पास में? नेचुरल नंबर। एन कैसा है? नेचुरल नंबर। इसको मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ना। एन कैसा है? एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए आप पहले इस बात को समझो। तो मान लो एन का वैल्यू मैंने 1 रखा, या 2 रखा, या 3 रखा। ठीक है, आप ऐसे ही शुरुआत समझते हैं। सपोज एन का वैल्यू 1 है, तो इसको देखें तो कितना है? 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, रूट 3 यहाँ पर है, 1 पॉइंट समथिंग आया, मतलब 3 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है। पावर 2 करेंगे तो अगेन पॉइंट समथिंग कुछ नंबर आ ही रहा होगा ना, कुछ इंटीरियर पार्ट होगा, कुछ उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। मतलब क्या है कि इसका कोई ना कोई एक इंटीग्रल पार्ट जरूर होगा और इसका एक फ्रैक्शनल पार्ट जरूर होगा। ठीक है, तो आई में मान लेता हूं इसका इंटीग्रल पार्ट है, और एफ मान लेते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है ना, क्वेश्चन दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। पहला तो बनता है फाइंड या फिर चेक। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि चेक, कि जिसका जो इंटीग्रल पार्ट है आई इज ऑड और इवन। पहला प्रॉब्लम तो हमारे पास यही होता है। ठीक है, एक और सेकंड प्रॉब्लम रहेगा, तो वो भी आप पूछ लेते। सेकंड प्रॉब्लम में इसे फाइंड द वैल्यू, आपको इसे वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? n इंटू 1 माइनस एफ। मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ना। अब देखो, आप बात को समझिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका रहता है ना, उस बात को बहुत ध्यान से समझना। एक पर्टिकुलर तरीका रहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, पर्टिकुलर प्रोसीजर रहता है ना। पहला काम तो आपने क्या किया, 2 प्लस रूट 3 यहाँ लिखा हुआ है, बिना सोचे समझे आप इसको एक्सपेंड कर दो। आपने इसको एक्सपेंड किया, एन सी नॉट आया, 2 पे क्या आ जाएगा? पावर एन आ जाएगा, एंड रूट 3 पावर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे तो यहाँ एन सी 1 लिखेंगे, 2 पावर में कितना आएगा? एन माइनस 1, एंड रूट 3 पावर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, एन सी 2 यहाँ से है 2 पावर ऑफ एन माइनस 2, तो यहाँ से आ गया इंटू रूट 3 पावर कितना आ जाएगा? 2। पहला काम तो आपने इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, स्टेप 1 पहला काम तो अब इसको एक्सपेंड। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे? स्टेप 2 में एक टर्म कंसीडर करेंगे हम। एक टर्म हमने कंसीडर किया, कंसीडर कौन सा किया? अपोजिट साइन लेते हुए, फिर 2 माइनस रूट 3। जैसे आपने 2 माइनस रूट 3 लिया है ना, एक अपोजिट साइन आप लेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये नंबर कैसा होना चाहिए? 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, 2 माइनस रूट 3 की अगर बात करें, आपने माइनस साइन को ऐसे अप्लाई करना है, या तो माइनस साइन आप यहाँ ले सकते हो, या फिर माइनस साइन आप यहाँ ले सकते हैं, 2 से पहले आप ले सकते हो। ठीक है, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अभी मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब आपने क्या किया, एक टर्म 2 माइनस रूट 3 कंसिडर किया, पावर एन, और किस बात का ध्यान रखा कंसिडरेशन में कि ये वाला जो टर्म है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नाउ अब आप इसको एक्सपेंड कर दो।
इसको एक्सपेंड कराएंगे तो कितना है, एन सी नॉट तो यहाँ से आ जाएगा 2 पावर ऑफ एन, यहाँ से आ गया -√3 पावर 0। फिर हम क्या लिखेंगे, एन सी वन यहाँ से लिखेंगे 2 पावर ऑफ कितना आ जाएगा, n-1, यहाँ से आ जाएगा √3 पावर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, एन सी टू हमने यहाँ से लिखा -√3 आएगा, सॉरी। फिर यहाँ से आएगा 2 पावर ऑफ n-2, अपने ये लिखा। फिर हम लिख सकते हैं -√3 पावर का होल स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ आपने लिखा। इतना ही काफी है। अब देखो उसके बाद में आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें करना क्या होगा, या तो हमें ऐड करना है क्वेश्चन को या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। कोई भी एक तरीका हमें फॉलो करना रहेगा। इसके पीछे अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, लॉजिक क्या रहना है कि अंडर रूट वाले जो टर्म्स हैं, अंडर रूट वाले टर्म्स को रिमूव करना है। ये अपने पीछे लॉजिक है ना। अब आपने क्या किया, अब देखो ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बारे में हम सोचते हैं। अच्छा देखो ऐड करते हैं तो यहाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो √3 का टर्म यहाँ आ रहा है, √3 यहाँ आ रहा है। क्या यहाँ पे √3 आ रहा है क्या, नहीं यहाँ √3 नहीं आ रहा, क्योंकि तो कितना बन गया, 3 बन गया। 3 बन गया मतलब तो इंटीजर बन गया, इंटीजर। ठीक है, तो हम एक काम करें, यहाँ मतलब ऑड पावर में रूट आएगा, तो अगर मान लो यहाँ पे प्लस लिखा हो, यहाँ माइनस का साइन बाहर आएगा, मतलब इसको मैं ऐड कर लूँ, अंडर रूट को हटाना है तो हमने क्या किया, ऐड वाला डिसीजन लिया। 2 + √3 तो यहाँ लिखा, और पावर में n हमने यहाँ से लिखा, और 2 - √3 हमने यहाँ से लिखा पावर में n। कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। उसके बाद में अब इसको ऐड कराएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ nc0 तो यहाँ से आया, और 2 पावर n यहाँ से आ जाएगा। c1 वाला हिस्सा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, nc2 यहाँ से आ जाएगा, 2 पावर ऑफ कितना आएगा, n-2 आ गया ना। उसके बाद √3 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, फिर डॉट 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 हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात में हमें समझ में आई। क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट है ना। ठीक, अब देखो आगे का हमें क्या करना चाहिए। अब देखो एक और पॉइंट समझिए, c0 यहाँ लिखा है, c2 यहाँ लिखा है, तो देखो ये वाला आपसे तो ऑलवेज कैसा होता है, इंटीजर होता है। ये तो ऑलवेज इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर है ना। ठीक है, ये भी एक इंटीजर लिखा हुआ है, ये भी इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो सबको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे, ओवरऑल ये वाला जो टर्म है, एक्चुअली टर्म लिखा क्या है, ये इंटीजर लिखा हुआ है। और इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्चुअली कितना बन जाएगा, इवन इंटीजर बना। ठीक है, ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, इवन इंटीजर आएगा। अगर ये इवन इंटीजर लिखा हुआ है तो मतलब कितना है, 2 + √3 पावर n, तो हमने यहाँ से लिखा प्लस साइन ऑफ 2 - √3 पावर n यहाँ लिखा। अब देखो आगे हमें क्या चेक करना है, कि हमें बात करनी है कि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कैसा, इवन है या ऑड है। पहला सवाल तो हमारे पास में यही था। अब देखो हम यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों बात को समझो, मैंने इसको भी यहीं लिखा, थोड़ी जगह कम पड़ी, पर हम यही समझते हैं। 2 + √3 बराबर हमने इसको लिखा, इवन इंटीजर लिखा, और फिर माइनस हमने किया 2 - √3 पावर में n, ऐसे कुछ लिखा। ठीक है, अब आप कुछ बातें समझिए, हम थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं ना, यहाँ से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 + √3 पावर n, ऐसे इवन इंटीजर माइनस समथिंग ऐसे लिखा हुआ है। अब आपको एक और बात आप सीखिए, पहले आप कुछ बातें सीखिए। अच्छा देखो हम कहें कि जैसे मान लो कोई भी एक नंबर है, जैसे 8.3 है, इस नंबर के कितने हिस्से हैं, इस नंबर के 2 हिस्से होते हैं, एक तो इंटीजर वाला पार्ट और एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट तो 8 और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.3। मतलब वो देखने का नजरिया है। जैसे आप कहते हैं कि नंबर हमारे पास इंटीजर हो गए, नॉन इंटीजर्स, 2 टाइप के नंबर हो गए, रैशनल या इररेशनल नंबर्स हो गए। अगर हम रैशनल इररेशनल के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं तो अभी मैंने क्या इंटीजर से इस नंबर को देखा, तो इस नंबर के 2 हिस्से की बात करें, एक इसका इंटीग्रल पार्ट होगा और इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। मान लो अगर 8.2 लिखा आपने, तो भैया इसका इंटीजर पार्ट 8 है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0.2 है। अगर मान लो 8 लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 8 है और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0 है। ये इसका इंटीग्रल पार्ट और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब मान लो कि मैंने लिखा -8.3, मैंने यहाँ लिखा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -8 - 0.3, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या इसका इंटीग्रल पार्ट है, नहीं। क्या इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, नहीं। कारण क्योंकि क्या है कि जब डेफिनेशन जो रहती है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो ड्यू टू दिस, इस तरह से ब्रेक करना तो सही है, बट क्या ये इसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको मालूम है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 9 आता है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखने को तो हम 9 - 9 + 0.7 ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर का ये वाला इंटीग्रल पार्ट है और ये कैसा है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, एक बात आपको ये क्लियर हुई ना। अगर हम बात को आगे बढ़ाएं, अब देखो यहाँ पर देखें, ये इंटीग्रल पार्ट आया इस नंबर का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 - √3 मतलब कैसा आ गया, 1 से छोटा नंबर है, पॉइंट समथिंग। पावर n लगाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव में कुछ फ्रैक्शन आ रहा है।
तो नेगेटिव फ्रैक्शन क्या है, वो फ्रैक्शनल पार्ट कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए तो इवन इंटीजर तो यहाँ लिखा है, हमने -1 यहाँ किया और एक +1 मैंने यहाँ कर दिया, 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ √3 पावर में कितना जाए n। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा। अब देखो ध्यान से अगर देखें तो ये वाला नंबर कैसा बन गया, पॉजिटिव बन गया। ये अगर पॉजिटिव है और फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, 1 में से पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, तो पॉइंट समथिंग ही कुछ बचेगा। मतलब ये हमारे पास में कैसा बचा, इंटीग्रल पार्ट आ गया इस नंबर का, और दिस हिस्सा कैसा, फ्रैक्शनल पार्ट है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब ध्यान से देखो, जिसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कितना आ रहा है, इवन इंटीजर -1, इंटीग्रल पार्ट आई कैसा होगा, ऑड होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई। एंड फ्रैक्शनल पार्ट एफ के बारे में अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 2 माइनस √3 पावर एन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। नाउ 1 माइनस एफ, इसको इधर भेजा हमने, 2 माइनस ऑफ √3 पावर एन, कुछ ऐसे टर्म आ गया। ठीक है, अगले आपसे पूछा हुआ था एन इंटू 1 माइनस एफ का वैल्यू आपसे पूछा था। उसके बाद तो ये बड़ा आसान हो गया। एन का वैल्यू कितना आ रहा है, एन का वैल्यू आ रहा था 2 प्लस √3 पावर एन, यही है एन। 1 माइनस एफ का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 माइनस ऑफ √3 पावर एन, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब आपने लिखा है इसको 4 माइनस 3 पावर एन, क्योंकि पावर ओवरऑल पे अप्लाई कर देंगे इस तरह से, 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 पावर में एन, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ से कितना 1 पावर एन, फाइनली कितना आंसर आया, 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई है ना। अच्छा, अब देखो इस प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक्चुअली आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो हम सीख रहे थे पहली बार, तो है ना, थोड़ा सा लेंथी लग सकता है आप लोगों को, बट अगर प्रॉब्लम की बात करें तो हम कई सारे स्टेप्स को बहुत ही इजीली स्किप कर सकते हैं। कैसे हम फर्स्ट सेकंड स्टेप को आसानी से स्किप कर सकते हैं, हम चाहे तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये लिखना आता है कि नहीं आता। अब देखो √3 है ना, अब सेकंड एलिमेंट ये बना हमारे पास में, सेकंड एलिमेंट पे पावर आपको लगाना है, तो आपने क्या किया, x प्लस वाई पावर एन और x माइनस वाई पावर एन। भाई ये तो हम जानते हैं, x प्लस वाई पावर एन और x माइनस वाई पावर एन, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब आपको बस इतना करना है कि इन दोनों को या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिसीजन आपको लेना है। तो 2 टाइम्स ऑफ, मान लो अगर ऐड करते हैं तो हम 0 से लेते हैं, 0c2 ऐसे कुछ आता है, अगर ऐड करते हैं तो ये आता है, और माइनस साइन करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ nc1 nc3 और nc5, यही लिखते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो देखो बहुत छोटा प्रॉब्लम बन जाता है ना। अब देखो आप सोचो कि आपको √3 है, √3 को हटाना है ना, तो यहाँ पे देखो c0 c2, तो सेकंड एलिमेंट कौन सा आ रहा है, अपना ये आ रहा है। तो भाई अब √3 पावर 2 जब जाएगा तभी तो अंडर रूट हटेगा, मतलब क्या करना चाहिए, √3 पावर इवन पावर लगाएंगे तभी तो अंडर रूट हटेगा, मतलब ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए तो ये टर्म्स आ गई, डायरेक्ट मैंने ये वाला स्टेप लिखा, और डायरेक्ट अगली बार तो मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं होती है ना, तो ये टर्म तो ऑलवेज इंटीजर आना है, 2 से मल्टीप्लाई कराएं इवन इंटीजर, मतलब आप चाहें तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आपने ये वाला स्टेप लिख दिया, इसके बाद तो फिर प्रोसेस बहुत आसान हो गया, इसको इधर भेज दिया, फिर आपने ये पोर्शन तो समझ ही लिया हमने, फिर हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर बच्चों, आई होप को फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्लियर होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, आई इज ऑड या इवन, तो आई हमारे पास में कैसा आ रहा है, इवन माइनस 1, मतलब ऑड आ जाएगा ना, आई तो ऑड रहेगा, और वैल्यू ऑफ दिस कितना आ रहा है, 1 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर है ना। एक और प्रॉब्लम लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिखा, मान लो कि इफ, फिर से अगेन हम यही बात करते हैं, जैसे कोई एक नंबर लिया हमने 6√6 प्लस 14, पावर इस पर हमने लिखा 2n प्लस 1। ठीक है, नंबर n मान लेते हैं इसको, कुछ भी इस तरह का ना, ताकि आपको सारी बात समझाते हुए हमने प्रॉब्लम लिखा। अब इसका कुछ ना कुछ इंटीग्रल पार्ट आएगा, कुछ ना कुछ इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, और n हमारे पास में कैसा है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आपको अगेन हमारे पास में 2 ही प्रॉब्लम्स है ना, कि चेक, कि आप चेक करो कि i इज ऑड और इवन, i कैसा है, ऑड है या इवन है। दूसरा सवाल, फाइंड वैल्यू, FVO हो ना, FVO, फाइंड वैल्यू ऑफ n इंटू एफ, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको भी मैं क्या है, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करूंगा, और डायरेक्ट भी हम सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे ना। अब आप पॉइंट को समझिए। तो देखो पहला काम तो हमने क्या किया, 6√6 प्लस 14, इसको एक्सपेंड करना है, पावर में कितना है, 2n प्लस 1 है। अगर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने से हमारे पास में क्या आ जाएगा कि 2n प्लस 1 तो हमने यहाँ लिखा c0, तो 6√6, इसमें तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 2n प्लस 1, 14 पावर 0, कुछ को लिखने की जरूरत नहीं है, 2n प्लस
C1। 6√6 पे क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2n आया और 14 पावर 1, 2n प्लस 1 C2 हमने यहाँ लिखा। 6√6 पावर में कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 और 14 पावर 2, कुछ ऐसे लिखा। इतने टर्म काफी है ना, एक्सपेंड कर दिए। अब आपको करना क्या है, एक और टर्म आपको लेना रहेगा, दूसरा टर्म कंसीडर करना है इस तरह से कि बीच में एक माइनस साइन का, मतलब माइनस साइन को लेते हुए, माइनस साइन या तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं या फिर माइनस साइन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बस लॉजिक ये होना चाहिए, जो भी नंबर आप कंसीडर कर रहे हो, जो भी नंबर आप कंसीडर कर रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, वो नहीं होगा सॉल्व ना। अगर सॉल्वेबल होगा तो फिर कुछ ना कुछ पूछेगा तो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं ना। ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं इस प्रॉब्लम पर, है ना। अब देखो बात को समझे, क्या मैं यहाँ माइनस लूँ? अच्छा देखो, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ माइनस ले लेते हैं ना, सही बात है, ठीक। या कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ माइनस ले लें, तो वो समझो बात को। कुछ स्टूडेंट्स का क्या माइंड में रहता है कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, 6 यहाँ लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट समथिंग है ना, 4 से आगे लिखा हुआ है, 2 पॉइंट समथिंग इसका ग्रेटेस्ट, सॉरी अंडर रूट आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 पॉइंट समथिंग बनेगा। अब 12 पॉइंट समथिंग है तो माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ना, तो इसलिए आपने माइनस साइन को यहाँ लगा दिया कुछ बच्चों ने। या कुछ का लॉजिक ये रहता है कि अंडर रूट के साथ माइनस साइन लगाते हैं, ऐसे लॉजिक नहीं रहते ना। लॉजिक क्या होना चाहिए कि नंबर हमें कंसीडर करना है माइनस साइन लेते हुए, और वो नंबर 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब देखो हमें माइनस साइन यहाँ अप्लाई करना चाहिए, क्यों? क्योंकि 6√6 के बारे में बात करें तो भैया ये 12 पॉइंट समथिंग नहीं लिखा हुआ है, 14 पॉइंट समथिंग है। पॉइंट में जो लिखा है ना उसका वेटेज कितना है उसको तो आपने ध्यान ही नहीं दिया था। अब देखो इसको आप ऐसे समझो, 6 को मैं अंदर लेके जाऊं तो 36 बनेगा, 36 इंटू 6 मल्टीप्लाई कराएंगे 36 को 6 से तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। 216 आया तो मतलब तो 196 से ज्यादा नंबर लिखा हुआ है, 196 से ज्यादा नंबर लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मतलब 14 पॉइंट समथिंग ऐसे लिखा हुआ है ना। तो अगर मुझे माइनस साइन कंसीडर करना है तो कहाँ माइनस साइन कंसीडर करेंगे, बीच में। तो 6√6 माइनस 14। आई होप आप मेरी बात को समझ गए। नाउ 2n प्लस 1 तो हमने यहाँ लिखा, तो 2n प्लस 1 C0 तो हमने यहाँ लिखेंगे। अब हमने लिखा 6√6, पावर में कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2n प्लस 1 तो हमने यहाँ से लिखा। अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे तो 2n प्लस 1 है ना, C1 वाले पे माइनस साइन आना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6√6 तो हमने यहाँ लिखा, और पावर में कितना 2n यहाँ से आ जाएगा 14 पावर 1 ऐसे लिख देते हैं। चलो 2n प्लस 1 C2 तो हमने यहाँ से लिखा 6√6, पावर में कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 और नेक्स्ट आ जाएगा 14 पावर 2। ठीक है, प्लस के बाद ऐसे कुछ आया ना, ये टर्म्स हमारे पास आ गई ना। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, अब दोनों को या तो ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही एक पॉसिबिलिटी है, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, यही हम काम करने वाले हैं ना। अब आप पॉइंट को समझो, अपना टारगेट क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के पीछे अंडर रूट वाला हिस्सा हटना चाहिए। तो यहाँ पर अंडर रूट पे पावर ऑड आ रही है तो मतलब यहाँ से अंडर रूट हट नहीं सकता ना, यहाँ पे अंडर रूट पावर इवन आ रही है तो मतलब ये तो कैसा लिखा हुआ, इंटीजर लिखा हुआ है। इस वाली टर्म को हटाने की जरूरत नहीं, मतलब इस टर्म्स को हटाना है तो मुझे करना क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भैया यहाँ क्या बनेगा, 6√6 प्लस कितना है 14 यहाँ पे लिखा हुआ, पावर में कितना लिखा है 2n प्लस 1। ओके, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ माइनस साइन हमने लिखा, 6√6 माइनस 14 पावर में कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, ऐसे कुछ है, दैट इज इक्वल टू कितना है 2 टाइम्स ऑफ, इसको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला हिस्सा तो कैंसिल हो गया, ये वाला हिस्सा जुड़ गया, ये वाला हिस्सा जुड़ गया तो 2n प्लस 1 C1, 6√6 पावर में E1 है तो इंटीजर ही लिखा हुआ है, इंटू 14 पावर 1, कुछ इस तरह का नंबर्स आ जाएंगे ना। तो ये सभी इंटीजर्स लिखे हुए, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसा आ जाएगा, इवन इंटीजर आ गया ना। इवन इंटीजर आया तो हमारे पास में 6√6 प्लस का 14 पावर में कितना लिखा हुआ है 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 6√6 माइनस 14 पावर में कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इवन इंटीजर। ठीक ना। अब आप आगे की बात समझो, आगे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6√6 प्लस का 14 पावर में यहाँ 2n प्लस 1 दैट इक्वल टू इवन इंटीजर और प्लस साइन ऑफ 6√6 माइनस 14 और पावर में कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, ऐसे लिखा ना, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर n आ गया ना।
ठीक है, अब इस नंबर को आप ध्यान से देखो तो इस नंबर को एक तो इसका इंटीजर हिस्सा आया और एक इसका ये फ्रैक्शनल हिस्सा लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये इसका इंटीग्रल पार्ट है और दैट इज इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ये लिखा हुआ आई प्लस एफ। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट कैसा आ रहा है, E1 आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ये आ रहा है। आगे आपसे पूछा गया था n इंटू एफ का वैल्यू पूछा गया था, तो ये तो E1 हो गया, n इंटू एफ निकालना है। तो n हमारे पास में क्या है, ये नंबर दे रखा था ना, n तो ये नंबर है 6√6 प्लस 14 है ना, ये नंबर है हमारे पास। तो ऐसे लिखते हैं 6√6 प्लस 14 पावर में कितना आएगा 2n प्लस 1 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 6√6 माइनस 14 पावर में 2n प्लस 1, कुछ ऐसे लिखा ना। अब ध्यान से देखें तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कराओ, पावर्स दोनों पे सेम है तो ब्रैकेट्स अंदर ले जाएंगे ना, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6√6 में कितना आ जाएगा 216 यहाँ से आ जाएगा, माइनस 196 यहाँ से आया, पावर में कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 ना, 216 6 यहाँ से चला गया, 190 210 कितना 20 आ जाएगा, 20 पावर में कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, ये आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से समझ में आई है ना, क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई दिक्कत और कोई इशू नहीं है। नाउ आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो देखो बच्चों, हमने पहला एक अपना हेडिंग सीखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं ना। अच्छा, अब इसका देखो, इसका एक और ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आगे सॉल्व करना चाहिए था। अगर डायरेक्टली अगर मुझे मैनेज करना है तो डायरेक्ट अगर मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे। प्रॉब्लम में 6√6 प्लस का 14 ये दे रखा है, पावर में 2n प्लस 1, तो आपने एक ये तो कंसिडर कर ही लिया 6√6 माइनस 14 पावर कितना है 2n प्लस 1। अब मुझे बस ये कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो थोड़ी देर के लिए आप ऐड मान के चलो आप लोग ऐड मान के चलेंगे तो हम प्लस कर रहे हैं तो C0 C2 C4 आएगा। मान लो अगर आपने प्लस किया तो C0 आएगा, C2 आएगा, C4 आएगा। इसके ये टर्म तो हम लिख सकते हैं, इसमें तो कितना आता है, इन दोनों फर्स्ट एलिमेंट ये है ना, फर्स्ट एलिमेंट इसका है और ये सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट पे तो इन दोनों का डिफरेंस है, सेकंड एलिमेंट पे नीचे वाला टर्म है पावर में आएगा। तो देखो C2 पावर यहाँ चलती जाएंगे, यहाँ पर E1 पावर आएगा, तो अगर यहाँ E1 पावर आ रहा है तो यहाँ कितना आएगा 2n प्लस 1 माइनस, जब टू एक टर्म को पकड़ लो तो 2n प्लस 1 माइनस 2 किया तो यहाँ ऑड बनेगा, ऑड बनेगा तो मतलब कोई फायदा नहीं है ना, हमें तो कैसे चाहिए अंडर रूट वाला टर्म हटाते हुए चाहिए। अगर आप यहाँ माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो माइनस साइन कंसिडर करने पर C1 C3 और C5 पे टर्म्स आएंगे। तो C1 या C3 को आपने ले लिया ना, C3 तो फर्स्ट एलिमेंट पे क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो कैसा बनेगा वो इंटीजर बन रहा है, इंटीजर बन रहा है तो मतलब हमें डिफरेंस लेना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ समथिंग करके, ये तो E1 इंटीजर आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपने ये लिख दिया। अच्छा, अगर आपने इतना लिखा 6 प्लस 6 14, ओके तो सर आप ऐसे भी लिख सकते हैं E1 इंटीजर, और प्लस में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6√6 माइनस 14 पावर में कितना आ जाएगा 2n प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसका इंटीग्रल पार्ट और ये पॉजिटिव भी लिखा हुआ है तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट। गजब सर है ना, इसको तो ऐसे कर सकते हो आप लोग, बट प्रैक्टिस से करना है ना, और प्रैक्टिस अगर आपको तो बार बार आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन जाते हैं ना, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लाइन को 10 बार सोचो, मीनिंग समझ में आएगा लाइन का, एक बार पढ़ने से मीनिंग समझ में नहीं आता लाइन का ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, आप उसको ट्रांसलेट कर ले तो बढ़िया बात है, दैट्स ऑल, फिनिश, आगे मूव ऑन हो जाते हो। नहीं, ठहर के सोचो उस लाइन के बारे में क्या लिखा है वो ना, और उसको अप्लाई करके देखो, देन उस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आएगा। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हो गई ना। नाउ अब हम सेकंड कुछ काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लेते हैं, टाइप 2 प्रॉब्लम्स, टाइप 2 प्रॉब्लम ना ऐसा बोल देते हैं टाइप 2। मतलब कुछ हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स भी से बाइनोमियल में आपको देखने को मिलेंगे कि एक नंबर दूसरे से बड़ा है या दूसरा नंबर इससे बड़ा है, मतलब दो नंबर को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मतलब इसमें भी ऐसा नहीं कि हर प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें हम बाइनोमियल की हेल्प लेकर के एक्सपेंड कर सकते हैं, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं ना। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल, ये कुछ थ्योरी तो कुछ है नहीं इनका, एक एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा ना, जैसे मैंने लिखा 1.01, ठीक है, और पावर में मैंने लिख दिया 1 लाख, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सेकेंड हमारे पास में एक टर्म लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। अब देखो आपको सोचो कि 10,000 है, इन दोनों में से आपको बताना है कि विच वन इज बिगर, कि विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर, कौन सा बड़ा है ना, हमें ये आइडेंटिफाई करना है।
तो देखो एक तरीका आप सोचेगा यार, एक पे अगर पावर लगा रखी है 1 लाख पावर, 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट के नियर ही कुछ ऐसे रह जाएगा, ज्यादा बड़ा नंबर तो जाएगा नहीं। ठीक है, और 10,000 तो आपको लगेगा अच्छा ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है। ठीक, खेल लो। चलो खेल लो ना। ठीक, हाँ बच्चों देखो समझो क्या करना चाहिए हमें कि 1.01 ऐसे कुछ पावर 10,000 सॉरी 1 लाख पावर लिखा हुआ है। तो देखो आइडेंटिफाई करने का ऐसे डिसीजन नहीं होने चाहिए आप लोगों के, सोचने का तरीका बदलना चाहिए आप लोगों को ना। अब देखो एक तरीका आपके पास में क्या हो सकता है सॉल्व करने का, सोचने का, कि इसको आई कैन राइट 1 प्लस 0.01 लिख सकते हैं, तो इसको मैं 1/100 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और पावर में कितना है 1 लाख पावर है। ठीक है, 1 लाख पावर है ना, ऐसा कुछ लगा दिया हमने। अब देखो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सपेंड कर सकता हूँ। और एक और बात कि आपको देखो 1 प्लस एक्स पावर एन का जो एक्सपेंशन है ये आपको याद ही रहना चाहिए, एन सी नॉट एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे याद रहना चाहिए। तो 1 प्लस आपने लिखा एन सी वन, 1 प्लस एन एक्स है, एन सी नॉट आपने लिखा। चलो अभी मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ एन सी नॉट। ठीक है, एन का वैल्यू कितना 1 लाख है ना। चलो एन सी वन मैं अभी एन के फॉर्मेट में लिखता हूँ, दैट इक्वल टू एन मान लेते हैं ना। एन सी वन एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग ना। ठीक है, उसके बाद में कितना है एन सी टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1/2 पावर 1/100 पावर 2, ऐसे कुछ लिख दिया ना। नाउ अब देखो एन सी नोट को अगर हम बात करें तो एन सी नोट का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना 1 लाख है। एन सी वन कितना है एन आएगा, एन का वैल्यू हमने पुट कर दिया 1 लाख, यहाँ से पुट कर दिया। और इनटू में कितना आ रहा है हमारे पास में 1000, यहाँ से आया प्लस साइन है ना। ओके बच्चों, सॉरी पावर 1 लाख नहीं, पावर है 10 लाख, पावर 10 लाख है ना। सवाल में थोड़ा सा चेंज किया ना, थोड़ा सा चेंज, क्योंकि तभी हम उसका मीनिंग समझ पाएंगे क्वेश्चन का ना। यहाँ 10 लाख पावर है ना, यहाँ पर कुछ ऐसे 10 लाख है ना, 1/100 हमने यहाँ लिखा। अब देखो आगे के टर्म्स में हम बात करें तो आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सभी टर्म्स पॉजिटिव है ना। चलो इतना लिख लेते हैं ना। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर पावर 10 लाख है ना, 1 लाख पावर नहीं है, 6 जीरोज हैं, 5 जीरोज नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक और जीरो लगा देते हैं ना। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ब्राम भी ले रहे हैं ना, पॉज लेते हुए आपको बात कर रहे हैं। चलो आप समझो बात को ना। यहाँ से एक्चुअली ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने के बाद अब ये कितना बचा हमारे पास 4 जीरो आ गया, 10,000 यहाँ लिखा हुआ, प्लस का 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखा जाए तो ध्यान से अगर देखो तो ये वाला नंबर तो अपने 10,000 से ज्यादा लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल ज्यादा लिखा हुआ है। तो इट मीन कि आपको ऐसा फील हो रहा था कि ये नंबर भाई 10,000 से बड़ा नहीं होगा, बट ये नंबर अपना कैसा है 10,000 से बड़ा है। तो 1.01 की अगर हम बात करें, इस पे पावर अगर 10 लाख पावर अगर अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर 10 लाख पावर अप्लाई कर दें तो दैट नंबर इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 10,000 आएगा, ये आएगा। विच वन इज बिगर ना, ये वाला बिगर है और ये वाला छोटा है। समझ गए बच्चों? आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम क्लियर है ना। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी टाइप का प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज आपको 99 पावर 50 हमने यहाँ लिखा, 100 पावर 50 यहाँ लिखा, एंड एक नंबर हमने ले लिया 101 पावर 50। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आपको ये पता करना है कि विच वन इज बिगर, कौन सा बड़ा है नंबर है, इनमें से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आपका लॉजिक होगा आइडेंटिफाई करने का। अब देखो लॉजिक समझते हैं ना। तो हमने क्या किया, देखो अब आपको बिगर नंबर निकालने हैं तो कई सारे तरीके हो सकते थे ना सॉल्व करने के। या तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, से पहले वाली प्रॉब्लम में तो हमने क्या इजीली आइडेंटिफाई कर लिया था, कहीं कोई इशू नहीं आया था। अब देखो हमें क्या है आइडेंटिफाई करने का, बिगर नंबर को आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास एक लॉजिक ये हो सकता है, मान लो कोई दो नंबर है ए और बी, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम एक काम करें, दोनों का डिफरेंस निकालें। अगर मान लो दोनों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ गया तो ए बी से बड़ा होगा, और डिफरेंस अगर नेगेटिव आ गया तो ए कैसा होगा बी से छोटा होगा। ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं। अब मुझे इसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा बाइनोमियल की हेल्प कैसे लेनी है ये सोचेंगे कि बाइनोमियल से कैसे करें, है ना, यूजिंग बाइनोमियल। कुछ ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं जो मैनेजेबल प्रॉब्लम्स है ना, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। ओके देखो 99 पावर 50 यहाँ लिखा है,
101 पावर 100 यहाँ लिखा है। इन दोनों में एक बात है, यहाँ 100 लिखा हुआ है, ये 100 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 100 माइनस 1, इसको 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगेन मैंने सिमिलरली क्या किया, सेम प्रोसीजर फॉलो किया। अब मैं काम करता हूँ, दोनों का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 101 या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ 9950 प्लस 100 पावर 50 माइनस ऑफ 101 पावर 50, ये कैलकुलेट करते हैं हम। अगर इसकी वैल्यू कैसे आती है, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो 99 पावर 50 को तो मैंने लिखा 100 माइनस 1, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, पावर में कितना आ गया 50। ठीक है, उसके बाद 101 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 1, पावर में कितना आ रहा है 50, और साथ में क्या है, एक 100 पावर 50 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो इसके बारे में अगर बात करें हम, तो इसको तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकता हूँ, ये तो हमने सीखा ही है, x प्लस वाई पावर n माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई पावर n। इसको आपको एक्सपेंड करना है। तो देखो बच्चों, आप इसको ध्यान रखो ना, कैसे सॉल्व करना चाहिए, x प्लस वाई पावर n एक माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई पावर, डिफरेंस ले रहे हैं तो कितना टर्म आएगा, c1 का टर्म आएगा, एक c3 का टर्म आएगा, इस तरह के टर्म्स आएंगे, तो मुझे डायरेक्ट लिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है, प्लस साइन यहाँ आ गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, एक माइनस साइन लगा दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस वाला बाद में आ रहा, माइनस वाला पहले आ गया ना, तो बाहर एक माइनस साइन आपने लगा दिया, मैं माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब देखो आप जब लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, 50 सी नॉट, माइनस आ रहा है तो C1 C3 C3 के टर्म्स आएंगे। 50 C1 फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इस पर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 49, ये आपने लिखा। सेकंड एलिमेंट पे क्या आएगा, नीचे वाला टर्म है जो पावर में आ रहा होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 50 C3 का टर्म यहाँ लिखेंगे, 50 C3, तो 100 पावर में कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 47, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से करके एक्सपेंड करते हुए यहाँ टर्म आएगा। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, 100 पावर 50 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक बात है ना, और यहाँ से पावर क्या, 100 की पावर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी ना। ठीक है, अब देखो आप पॉइंट को समझो, पॉइंट को समझिए, यहाँ पे कितना आ गया, -50 C1 है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, -50 तो मैंने यहाँ लिखा, और 100 पावर कितना लिखा हुआ 49, कुछ ऐसे लिखा, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव में आई, ये सारी टर्म्स नेगेटिव में आ रही है, प्लस कितना आ रहा है 100 पावर 50 आ रहा है। ठीक है, इस वाले पार्ट को अभी हटा देते हैं। अब देखो आप पॉइंट को समझो, पॉइंट को अगर समझा जाए, व्हाइट कलर ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स ऑफ 100 पावर 50 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस का पूरा कंप्लीटली टर्म लिखा हुआ है, और ये प्लस का 100 पावर कितना लिखा है 50 लिखा हुआ है, तो -5 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ और ये प्लस ऐसे लिखा हुआ, तो कितना आ गया, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 100 पावर कितना आ गया 50, और ये माइनस का यहाँ आ गया, तो ये भी टर्म माइनस की है कंप्लीटली, है ना। यहाँ तो अंदर कैसा पॉजिटिव टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स मतलब माइनस का आ जाएगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट कैसा है, माइनस का टर्म है ना, मतलब ये कंप्लीट नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब फाइनली कैसा लिखा है, नेगेटिव लिखा हुआ। फाइनली अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ है, इट मीन कि भैया इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर स्मॉलर हुआ और ये नंबर कैसा हुआ, बिगर हुआ, ये है ना, तो ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा रहेगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई ना। अच्छा, एक और चीज मैं इसके बारे में थोड़ी सी और आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई की पावर है ना, तो इसके बारे में एक बार फिर से बता देते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस आप कर लीजिए। कि जैसे मान लो कभी भी अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ रहे नोट में, ऐसे पॉइंट ये हम पहले भी सीख चुके हैं एक बार, बस x प्लस वाई पावर n और x माइनस वाई पावर n, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं लिखूंगा एन सी नॉट, तो यहाँ से आएगा। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकेंड एलिमेंट y है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट पे तो क्या आता है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, सेकेंड एलिमेंट पे नीचे वाला टर्म है जो पावर में आएगा। यहाँ NC2 हमने लिखा x पावर ऑफ n माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा y पावर ऑफ 2, यहाँ से आ जाएगा NC4 इंटू एक्स पावर कितना आएगा, n माइनस 4 इंटू वाई पावर 4, ऐसे डिफरेंस आ जाएगा ना, मतलब ऐसे आता रहेगा। अगर मान लो कि यहाँ माइनस साइन है, x प्लस वाई पावर n तो हमने यहाँ लिखा माइनस ऑफ x माइनस वाई पावर n, मैंने यहाँ लिखा 2 टाइम्स ऑफ NC1 x पावर ऑफ n माइनस 1 वाई पावर 1, NC3 इंटू एक्स पावर y माइनस 3 वाई पावर 3, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
ठीक बच्चों ना, समझो ना कि क्या करना चाहिए हमें। हाँ ये हमने लिखा ना डिफरेंस वाला पॉइंट, टाइमिंग चल रहा है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक ठीक है ना, सही। अच्छा तो एक बात आपको क्या समझना चाहिए कि ये है ना, एक्चुअली मैंने एक क्यों लिखा है ना, इसका मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी कर बताऊँ ना। जैसे मैं आपको पूछूं, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पॉइंट ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई है ना, सिंप्लीफाई है ना, ठीक है, जो भी आता है लिख लेना आप लोग, है ना। क्या आएगा, जैसे मान लो कि आपको सिंप्लीफाई करना है √5 + 1 पावर 6, और मैं आपसे पूछूं √5 - 1 पावर 6, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ कौन कौन सी टर्म्स आएंगे, एक NC2 मतलब 6C2 आएगा, सॉरी 6C0, एक 6C2 का टर्म आएगा, एक 6C4 आएगा, और 6C6 तक जाएंगे, बस ये रहेगा। अब C0 की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है हमारे पास में, प्लस साइन आ रहा है, तो C0 C2 C4 आया, फर्स्ट एलिमेंट पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, तो √5 पर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ गया। सेकंड एलिमेंट 1 है तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका ना, मतलब सेकंड एलिमेंट क्या लिखते थे, 1 पावर 0, फिर प्लस साइन, 6C2 तो √5 में पावर कितना आ जाएगा, 4, इन दोनों का डिफरेंस, सेकंड एलिमेंट हम ना 1 लेंगे ना, 1 पावर मतलब प्लस माइनस जैसे आपने लिखा है ना, तो एक तो एलिमेंट √5 और एक 1 है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और सेकंड एलिमेंट 1 आप लो या ना लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस साइन ऑफ, क्योंकि वो 1 है इसलिए दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5 पावर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 6C0 है ना, इसका वैल्यू तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये कितना लिखा हुआ, 5 पावर 3 लिखा हुआ, कितना आ गया, 125 आ गया, ठीक है। 6C2 की बात करें तो 6/5 तो 15 तो यहाँ से लिखा हुआ, और ये 5² लिखा हुआ, मतलब कितना आ गया, 25। 6C4 को 6C2 लिख सकते हैं, मतलब अगेन 50 लिखा हुआ, और ये कितना 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, और 5 पावर यहाँ कितना 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 120, इन दोनों का डिफरेंस सॉरी 0 आएगा यहाँ पर, है ना, ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा ना। अब अल्टीमेटली इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और आगे आंसर निकाल सकते हैं। कोई इशू इसमें आपको, आई थिंक आपको कोई इशू नहीं है ना, आप सारी बात समझ भी गए ना। अच्छा अगर मैं आपसे एक और प्रॉब्लम पूछता हूँ ना, आप उसे अपने एंड पे सिंप्लीफाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, आई एम श्योर। x प्लस अंडर रूट ऑफ, मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ x² - 1 पावर 6, हमने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ x² - 6, x² - 1 पावर में 6 हमने ले लिया। अब कैन यू सिंप्लीफाई दिस पार्ट, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना ना। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम अब ढंग से क्लियर है। ठीक बच्चों, तो देखो हमने क्या किया, अभी तक हमने 2 टाइप की प्रॉब्लम सीख लिया, और तीसरा हमने चाहे तो इसको भी एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम बोल सकते हैं ना, x+y और x-y के फॉर्मेट का प्रॉब्लम्स ना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जेई एडवांस PYQ प्रॉब्लम्स लेते हैं ना, तो जेई एडवांस PYQ प्रॉब्लम्स है ना, अब हम इनको डिस्कस करेंगे ना बच्चों। आगे अब डिस्कस करेंगे हम जेई एडवांस के PYQ प्रॉब्लम्स, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कुछ प्रॉब्लम्स है ना, तो अभी तक हमने वो उन प्रॉब्लम्स को कंसिडर किया है यहाँ पर जिनकी हम थ्योरी सीख चुके हैं, ठीक है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से देखो, आपको मैं प्रॉब्लम्स एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि टोटल हम 4 प्रॉब्लम्स है ना। एक प्रॉब्लम ये है, ये जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 2013 पेपर 1 का प्रॉब्लम आया हुआ था ना। अगेन हमारे पास 2016 में एक प्रॉब्लम आया था, ठीक, एक ये प्रॉब्लम आसान सा प्रॉब्लम था, और बाकी 2 प्रॉब्लम्स और हैं। ठीक है, मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले आप प्रॉब्लम को अपने एंड पर अच्छे ढंग से ट्राई कर लो, एंड देन सीधा सॉल्यूशन, फिर आप सॉल्यूशंस को चेक करना। ठीक बच्चों, तो नाउ प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा ना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं ना। नाउ मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना। अब समझो बच्चों ध्यान से ना, फर्स्ट प्रॉब्लम में देखो कितना बहुत ही आसान प्रॉब्लम दे रखा है हमारे पास में। क्या दे रखा है, if the coefficient of 3 conjugative terms of 1 plus x power n plus 5 are in this ratio, then the value of n is, n का वैल्यू क्या होगा, आंसर आपको देगा 6 है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे आएगा समझिए ना, ध्यान से बात को समझो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है हमारे पास में, तो आपने कोई भी जैसे 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स लिए, टी आर प्लस 1 और टी आर प्लस 2, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ले लेते हैं।
इसका अगर मैं कोफिशिएंट लिखूंगा तो 1 प्लस एक्स पावर फॉर्मेट में जा रहे हैं, तो टी आर कितना आएगा, टी आर हम लिखेंगे एन प्लस फाइव सी, इससे एक कम आपने लिखा सी आर माइनस वन, और एक्स पावर में कितना आ जाएगा, इन दोनों का सॉरी नीचे वाला टर्म पावर में आएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है क्या बन रहा है, एन प्लस फाइव सी आर माइनस वन, ये इसका कोफिशिएंट बना, मतलब एन प्लस फाइव सी आर माइनस वन, एक तो ये दे रखा है। अगेन इसका जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, एन प्लस फाइव सी, इससे एक कम आना है आर। इसका अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो एन प्लस फाइव सी आर प्लस वन, इतना आ जाएगा, ठीक बात है। और ये कितना गिवन है आपके पास में, 5/10⁻14, इतना गिवन है। अब हमें करना क्या है, दो इक्वेशन सॉरी अननोन हमारे पास एन और आर, दो अननोन हो गए। दो अननोन को फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए। क्या दे रखी है दो कंडीशंस, नहीं दो कंडीशंस नहीं है। कैसे करेंगे फिर, सॉल्व कैसे करेंगे, दो कंडीशंस है मतलब बनाई जा सकती है ना। अच्छा अब देखो ध्यान से बात को समझो, आपको तुरंत ही इस बात को समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है ऐसा कुछ, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वन, तो कितना आता है एन माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस किया प्लस वन अपॉन ये आर जो है उसको नीचे टपका दिया आपने आर, ऐसे कुछ लिखा। फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना होता है, दो कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, उनका रेशो ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है ना, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो फिर हमने क्या किया, पहले तो लिखा एन प्लस फाइव सी आर, तो यहां से लिखा, और यहां से हमने क्या लिखा एन प्लस फाइव सी आर माइनस वन, इन दोनों का रेशो कितना आ जाएगा 10/5, तो हमने यहाँ लिख लिया एंड। अगर हम बात करें यहाँ से, अगर मैं लिखूं एन प्लस फाइव सी आर प्लस वन, तो यहाँ लिखा बड़ा और नीचे छोटा लिखा, जो छोटा होता है वो नीचे ही होता है ना, ठीक है। ऐसा वैसे रियल लाइफ में नहीं, समझाने के हिसाब से बोल दिया, तो छोटा है उसको हम नीचे लिखा ना। अब देखो आप बात को, आर प्लस वन हमारे पास ऊपर आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट 14 यहाँ से लिखा, तो रेशो आ रहा है यहाँ से 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर हो गई ना। उसके बाद तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया सॉल्व करना। कैसे, इसका तो मुझे फॉर्मूला पता है, अगर इस फॉर्मूले की हम हेल्प लेते हैं तो फैक्टोरियल से फ्री टर्म्स आती है ना, कितना आ जाएगा हमारे पास में एन प्लस फाइव माइनस आर, तो हमने ये लिखा, और प्लस वन अपॉन में कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा एन प्लस फाइव माइनस ऑफ आर एन माइनस आर, तो हमने ये लिखा, और प्लस वन अपॉन में क्या लिखेंगे आर प्लस वन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ से कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात क्लियर है ना। अब देखो उसके बाद एन और आर में हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, दो अननोन है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और काम, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन और आर में सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं। अच्छा देखो इस वाले पार्ट को ना डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना चाहिए। एन और आर की टर्म आनी है, एन की टर्म को एन लिखा, आर को यहाँ 2r आ जाएगा, इधर जाएंगे तो माइनस का 3r यहाँ से आ जाएगा, और 5 यहाँ पे लिखा हुआ, प्लस वन यहाँ से लिखा है, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना है 0 आया। एक तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई एन और आर को लेकर के, ये कंडीशन आई। दूसरी अगर हम बात करें एन और आर की टर्म आनी है, तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5n, तो मैंने यहाँ लिखा। अब आर की टर्म देखते हैं, तो इधर से कितना आएगा माइनस का 5r, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 7 का r, इधर साइड लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ 12r, तो यहाँ से आ गया, ठीक है। 1 और -1 तो कैंसिल हो गया, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25, तो यहाँ से आ गया, और प्लस का 7 इधर आ रहा है, 7 को इधर साइड लेके जाएंगे तो कितना 25 में 7 जाएगा तो 18, तो डायरेक्ट आपने इसको 18 लिखा, समझ गए बच्चों। दूसरी इक्वेशंस हमारे पास में ये आ गई। अब हमारे पास देखो दो लीनियर इक्वेशंस आ गई, अब इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या, कोशिश ही करना चाहिए डायरेक्ट सॉल्व करने की ना। देखो कैसे, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। एक काम करो, आर को एलिमिनेट कर दूं, कैसे कि अगर मान लो इस वाली इक्वेशंस को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 12 यहाँ बनेगा, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखो मैंने क्या डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 4n यहाँ आया, यहाँ 5n आया, तो सब्ट्रैक्ट करने में कितना है माइनस का n आया। यहाँ से हमने क्या किया 24 यहाँ लिखा, ये सब माइंड में कर सकते हैं कैलकुलेशन। 24 यहाँ से आया, और यहाँ से कितना लिखा 18 यहाँ से लिखा है, 24 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 6, दैट इक्वल्स टू 0, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक बच्चों, क्या आंसर आ रहा है 6 आ रहा है ना। अब बहुत ही आसान था ये प्रॉब्लम, कहीं भी कोई डिफिकल्ट थी ही नहीं इस प्रॉब्लम में ना। आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी ना। नाउ अब हम मूव करते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ है ना, और एक और प्रॉब्लम लेते हैं नेक्स्ट, एक जगह बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। ये वाला जो प्रॉब्लम है वो जेईई एडवांस 2016 में आया था, और पेपर 1 का सिंगल डिजिट इंटीजर टाइप का प्रॉब्लम था ना, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है सच दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस एक्सपेंशन, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से हम निकालें वो किसके आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स n, देन द वैल्यू ऑफ n इज, तो n का वैल्यू क्या रहेगा ना, ये हमें फाइंड आउट करना है।
तो बच्चों कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो अब क्या है, बच्चे क्या बहुत अच्छे होते हैं ना, मन के सच्चे। वो क्या करेंगे, पहले यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए। या एक तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक जीपी लिखा है कि नहीं लिखा, जीपी का आप सम का फॉर्मूला लगा के पहले यहाँ से भी वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैंने क्या लिखा, पहले यहाँ से लिखा 2c2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा 2c2 आ जाएगा। यहाँ से अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो 3c2 आ जाएगा, अगले से कितना आएगा 4c2 आएगा, डॉट डॉट लास्ट से अगर कितना आ जाएगा 49c2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये हमने ऐसे लिखा, प्लस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से मैं लिखूंगा तो कितना आएगा mx का होल स्क्वायर, तो 50c2 तो यहाँ लिखा हमने, mx का होल स्क्वायर तो कितना m स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3n प्लस 1 इंटू में कितना है 51c3 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो आगे के पोर्शंस को और समझो कि इस वाले हिस्से को अगर देखें तो आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो आगे सिंप्लीफाई देखो इसको ऐसे समझिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3c3, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपने इसको 3c3 लिखा तो देखो हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया NCR और NCR प्लस 1 इक्वल टू कितना आता है n प्लस 1 CR प्लस 1, जिसमें लोअर सबस्क्रिप्ट होता है R का, उसमें हम क्या करते हैं दोनों में एक एक बढ़ा देते हैं ना, ऐसे इसको याद रखना चाहिए। तो यहाँ 3c3, अब देखो यहाँ फॉर्मूला देखें, इन दोनों को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या लिखा है CR प्लस 1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, जो लोअर सबस्क्रिप्ट है ये है, इसमें एक एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास टर्म कितना आ जाएगा 4c3 आ जाएगा यहाँ से। फिर इस वाले पार्ट को मैं इससे कंबाइन करूंगा तो फिर ये इसमें एक एक टर्म बढ़ जाएगा ना, इसमें बढ़ता जाएगा ना, यहाँ कितना जाएगा 5c3 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं इसको सिंप्लीफाई कराऊंगा इस वाले इससे तो इसमें एक एक बढ़ेगा, इसमें एक एक बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 50c3 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए बच्चे? आई होप आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो यहां तक की बात तो हमें क्लियर हुई। नाउ अब पॉइंट को आगे समझो कि अगर पॉइंट को अगर आगे समझे तो यहाँ तो कितना आ गया 50c3, तो हमने ऐसे लिखा, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, है ना। ना उसके बाद में अब हमारे पास यहाँ कितना लिखा हुआ 50c2, कुछ ऐसे लिखा हुआ और m स्क्वायर हमने ये लिख लिया ना। उसके बाद में हम एक काम करते हैं 3n प्लस 1 तो यहाँ लिखा हुआ है और 51c3 ऐसे कुछ लिखा है, ठीक है ना। उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अगर 51 यहाँ से निकालते हैं तो 50c2 यहाँ से आ जाएगा। तो एक काम ये करते हैं, यहाँ से मैं 50c2 कॉमन ले लेता हूँ, 50c2 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बचेगा 50c3 अपॉन में कितना आ जाएगा 50c2, फॉर्मूला बन जाएगा एक तो फॉर ना, ऊपर बड़ा आ गया नीचे छोटा आ गया, एक कॉन्जुगेटिव वे में हम ले आए। तो m स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, 3n प्लस 1 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। अब देखो इस हिस्से को भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एक्चुअली एनसीआर का एक और फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, पर ये याद होना कंपलसरी, अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे तो आपको याद होना ही चाहिए। एनसीआर में से अगर आप एन और आर को अगर बाहर निकालते हैं तो कैसे बाहर निकलेगा, एक कॉमन रेशो के फॉर्म में बाहर निकलता है। पहली बात, रिमेनिंग टर्म क्या बचता है, जो एनसीआर है उसमें एक एक कम ऊपर टर्म आता है ना, n-1 CR-1 ये आएगा। अब देखो हमने यहाँ से क्या 51 है, तो यहाँ से अगर मैं 50 को बाहर निकाल देता हूँ, 3 को भी हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, अंदर कितना बचेगा 50c2 ऐसे बचेगा, ठीक बात है। 50c2 यहाँ लिखा हुआ, 50c2 यहाँ लिखा हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है ना। इसकी बात करें तो CR लिखा है, उससे नीचे एक और छोटा भाई लिखा हुआ, छोटा नीचे आ गया ना, लगातार वाला छोटा नीचे है ना। तो इसका फॉर्मूला तो कितना आ जाए n-r, तो 50 - 3, चलो हम लिख लेते हैं 50 - 3 प्लस का 1 अपॉन में क्या लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, प्लस में कितना आ जाएगा m स्क्वायर, तो हमने ये लिखा, ऐसे कुछ आया। नाउ अब देखो 51 कैसे कैंसिल हो रहा है, क्या 3 से हमने जाएंगे डिवाइड कराएंगे तो 1 टाइम ऐसे जाएगा, 2 यहाँ से, ठीक है। तो 17 लिखा हुआ ना, तो 3n प्लस 1 तो यहाँ से लिखा है और 17 ऐसे कुछ आ गया ना। अब टर्म्स को देखते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 47 यहाँ से लिखा है, 1 यहाँ पे लिखा है, तो दैट इज तो 48 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं ना, ऐसे कुछ लिखते हैं आगे है ना। 48 हमने यहाँ लिखा, 48 अपॉन 48 प्लस 3m स्क्वायर, तो हमने ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 48 अपॉन 3m स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, और 17 हमारे पास 3 यहाँ से लिखा हुआ है अपॉन में है ना, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 51 यहाँ से आ जाएगा, 51 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 × 51 × n, तो यहाँ से आया प्लस का कितना आ जाएगा 51 यहाँ से आ जाएगा ना, ठीक है। तो 3m स्क्वायर, मुझे m फाइंड आउट करना है, तो 3m स्क्वायर इक्वल टू मैंने क्या लिखा
3 इंटू 51 इंटू एन प्लस का 51 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचा है ना, 3 यहाँ से आ गया। और एम स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, एम का वैल्यू पूछा है ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम पूछा हुआ है। एम स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 3 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो 51 एन प्लस 1 अपॉन में ये इतना आ गया सिर्फ, है ना, सिंपल सी बात ये है ना, ऐसे कुछ है। अब देखो हमें क्या एन की वैल्यू जैसे सेलेक्ट करनी है कि एन की वैल्यू क्या लिया जाए जिसके लिए ये वाला जो टर्म है, तो ये इधर एक टर्म लिखा हुआ है, इधर ऐसे एक टर्म लिखा हुआ है, तो ये टर्म कैसा परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, एम अपने आप में एक इंटीजर है, तो एन भी अपने आप में कैसा इंटीजर है ना, ठीक, फोर पॉजिटिव इंटीजर एन। तो अब एन की वैल्यूज मुझे ऐसे सेलेक्ट करनी है जिसके लिए ये वाला टर्म कैसे बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो एन इक्वल टू देखो आपने 1 पुट कराया तो 1 पुट करने पे कोई फायदा नहीं, 52 बनेगा। 2 पुट कराया तो 2 पुट करने पे कितना बनेगा, यहाँ पर 2 पुट करने पे 105 आ जाएगा टोटल, है ना, कोई फायदा नहीं है। 3 पुट करने पे कितना बनेगा, 3 पुट करने पे आ जाएगा 3 यहाँ से आ जाएगा, और 3 यहाँ पुट कराएंगे तो कितना 115, तो 153 और 154 बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। एन का वैल्यू अगर 4 ले लिया जाए तो 51 का 4 टाइम्स किया तो 204 आ गया, 204 में एक को जोड़ा 205, कोई फायदा नहीं। एन का वैल्यू 5 ले सकते हैं क्या, 50 का हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा हमारे पास में। अब देखो ध्यान से 51 इंटू 5 तो मैंने यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 यहाँ से आ जाएगा, 25 यहाँ से आया, इतना आ गया, और प्लस 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 56 बन गया। 56 का मतलब क्या हुआ, तो 16 का स्क्वायर बना, बना कि नहीं बना, तो एम स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ठीक। तो आपसे पूछा हुआ है तो एम का वैल्यू कितना आ रहा है ना, द लीस्ट, तो एम का वैल्यू तो 16 आ जाएगा लीस्ट, है ना, एम स्क्वायर, एम का वैल्यू 16 है, और इससे मुझे द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम क्लियर है ना। ओके ठीक बच्चों ना, नाउ आगे और मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम और लेते हैं, 2 प्रॉब्लम्स और, है ना। अब देखो ये दोनों प्रॉब्लम बड़ी अच्छी प्रॉब्लम्स है ना, और बड़ी ही चैलेंजिंग है ना। नाउ आगे मूव करते हैं। तो अब हम इस वाले हिस्से को थोड़ा और नीचे कर देते हैं। समझो बच्चों ना, अगली प्रॉब्लम समझो, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 पूछा गया इन दिस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 क्या होगा। क्लियर बच्चों, तो देखो बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये ना, ये जेईई एडवांस 2014 का प्रॉब्लम था, पेपर सेकंड का प्रॉब्लम आया हुआ था। तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व, समझिए। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना है, 4 है। अगला टर्म हमारे पास में क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 7 है। थर्ड क्या लिखा हुआ, 1 प्लस एक्स पावर 4 पावर में कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, और हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11। तो देखो एक बात तो आपको श्योर हुआ कि पहले वाले पार्ट को अगर एक्सपेंड कराएं तो 4c0 4c1 एक्स स्क्वायर 4c2 एक्स पावर 4 ऐसा कुछ लिखेंगे। अगले वाले पार्ट को अगर देखें तो 7c0 7c1 एक्स क्यूब 7c2 एक्स पावर 6 ऐसे कुछ आएगा, एक्स क्यूब पे पावर 2 ऐसे लगा देते हैं ना, ठीक है। अगले में जाएंगे तो पावर 4 के मल्टीपल्स आ रहे होंगे ना, मतलब समझो तो अगर बात करें तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर पे कुछ ना कुछ पावर होगा, एक्स पे कुछ ना कुछ पावर आएगा, और एक्स फोर पे भी कोई ना कोई पावर हो। मान लो कि इसमें पावर ए ले लेते हैं, यहाँ पावर बी ले लेते हैं, और यहाँ पावर सी ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लिया। तो अगर पावर्स अगर हमें ये ले लिया ना, तो उसके बाद में इन पावर्स का 2a प्लस 3b प्लस 4c इसका सम कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यही पूछा हुआ ना हमसे, मतलब हमसे पूछा हुआ है 2a प्लस 3b प्लस 4c इसका वैल्यू 11 आए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 11 कैसे आ सकती है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अब सम देखो 11 लेके आना है, तो सी पे है ना, इस पे कुछ ना कुछ पावर आ रही है, इस पे कुछ ना कुछ पावर, इस पे कुछ ना कुछ पावर है ना। तो देखो सम 11 कैसे लेके आ सकते हैं, देखो ध्यान से आप बात को समझिए, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें या फिर आप यहीं से समझे कि अगर मान लो कि मैंने थोड़ी देर के लिए सी पे पावर अगर 0 नहीं है ना, या पावर सी पे पावर हाईएस्ट लेके चलता हूँ, सी पे पावर 3 सी 3 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, 12 बनेगा ना। नहीं तो सी का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना जा सकता है, 2 जा सकता है। सी को 2 लेके देखा हमने ना, 8 यहाँ पर बना, 8 आ गया, पावर कितना चाहिए, 11 चाहिए, तो बी पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ए का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए बी और सी की वैल्यूज की अगर बात करें तो ये वैल्यू जा सकती है ना, एक कॉम्बिनेशन तो हमारे पास में ये पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो पावर हमारे पास यहाँ 8 आ गया, तो यहाँ 8 आ गया, तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आना चाहिए हमारे पास,
3 बनना चाहिए। तो 3 बनने का यहाँ पर कितना है, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ पर 0 हो जाए। अब यहाँ तो 3 बन नहीं सकता कभी भी, है ना, और यहाँ कुछ इस तरह एक ही केस बनेगा पावर 2 के करस्पॉन्डिंग, है ना। अब सी पे पावर कितना जा सकता है, 1 जा सकता है ना। यहाँ पावर सी का वैल्यू 1 ले लिया, सी का वैल्यू 1 ले लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। 4 आ गया तो मतलब अब इन दोनों का सम अगर बात करें तो भाई 2a प्लस 3b का वैल्यू, है ना। अब कितना आ रहा है 4 यहाँ से ले लिया तो 4 यहाँ से गया, 7 आना चाहिए। इन दोनों का सम 7। अच्छा, इन दोनों का सम 7 आए और पावर ए और बी का वैल्यू इंटीजर जानी है और 0 से बड़ी, 0 और 0 से बड़ी आ सकती है ना। अब देखो सम 7 कैसे आ सकता है ना, इस बात को आप समझिए। ए और बी की वैल्यूज को डिसाइड करना है। अब डिसीजन आसान है। अच्छा, आप थोड़ा देखो सोचो, डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं। बी का वैल्यू आपने 1 लिया, बी का वैल्यू 1 पॉसिबल है कि 1 यहाँ से पुट कराएंगे तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। बी का वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ मैं। बी का वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या, नहीं। 0, बी का वैल्यू अगर 0 होगा तो ए का वैल्यू ये आएगा नहीं, तो बी का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। बी का वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या, 1 आपने रखा है यहाँ पर, 3 बना, यहाँ 4 जाएगा तो ए का वैल्यू 2 आ जाएगा, ये पॉसिबल है। बी का वैल्यू 2 पॉसिबल है क्या, बी का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 6 बनेगा, ए का वैल्यू हाफ आ जाएगा, नहीं। बी का वैल्यू 2 भी पॉसिबल नहीं है। बी का वैल्यू 3 पॉसिबल है क्या, नहीं, उसमें नेगेटिव हो जाएगा सब। इसके करस्पॉन्डिंग तो यहाँ पर एक ही केस आया, 1 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक बात है, यही केस बना। ठीक है, तो पावर इतना है। अगर मान लो सी पे पावर अगर 0 आ जाए, तो सी पे पावर अगर 0 आ गया तो फिर क्या रहेगा हमारे पास में, तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस 3b, इसका वैल्यू 11 आना चाहिए ना। तो ठीक है, अगेन हम फिर डिसाइड करते हैं बी का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, 0 ले से 0 नहीं हो सकता। बी का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, 1, 1 लेने पे यहाँ कितना बनेगा, 3 बनेगा, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है ना, ये हो सकता है। बी का वैल्यू 2 हो सकता है कि 2 लेने पर 6 ऑड बनेगा, नहीं बने। बी का वैल्यू 3 हो सकता है कि 9 बनेगा, 2 आएगा, हाँ। बी का वैल्यू 3 लेने तो और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी का वैल्यू 4 हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास इसके करस्पॉन्डिंग 2 केस आए, एक तो 1 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा और एक हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके अलावा कोई और केस बनेगा ही नहीं ना, सी का पावर 0 से कम हो ही नहीं सकता ना। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब देखो कोफिशिएंट्स मुझे लिखने हैं। अब आप मेरी बात को समझो, मैं यही लिखता हूँ ना। अब मुझे करना क्या है, मैं इसके अंदर से x पावर a का मतलब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो कोफिशिएंट यहाँ a आ रहा है तो यहाँ कितना आ रहा है, 4c1, a का वैल्यू 0 है ना। अब देखो कोफिशिएंट्स की बात करें तो यहाँ कितना आएगा, 4c0, इतना आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो पावर b का वैल्यू कितना 1 है, तो 7c1 यहाँ से आएगा और यहाँ पावर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। हमें c2 चाहिए ना, x पावर यहाँ 2 चाहिए, पावर तो यहाँ कितना आएगा, 12c2 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12c2। ठीक है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ ना, यहाँ पे कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो 4c2 तो यहाँ से आ जाएगा, 1 हमारे पास चाहिए तो 7c1 और कितना आ रहा है, 12c1, ये आ जाएगा। इससे करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें, ये यहाँ से आ गया और तीसरा 0 यहाँ पर लिखा ना, तीसरे करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4c4 यहाँ से आएगा, 7c1 यहाँ से आ जाएगा, 12c0 यहाँ से आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4c1 यहाँ से आएगा, 7c3 यहाँ से लिखा और 12c0 यहाँ से लिखा है। ये हमारे पास सभी को आप ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों, आई होप आपको बात क्लियर है यहाँ तक, है ना। ओके, एक प्रॉब्लम हमारे पास ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर आप निकाल दोगे ना, आंसर को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर आपको दे रखा है। क्लियर बच्चों, ओके। एक और प्रॉब्लम करते हैं ना, लास्ट प्रॉब्लम है ना इस वाले लेक्चर का, फिर हम आगे सीखेंगे कुछ अलग बातें। अब से देखो, इस वाले सवाल में भी बड़ा ही अच्छा सवाल था। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 आपको लिखना था इन दिस एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9 लिखो। तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 9, तो देखो एक्चुअली ये बाइनोमियल का बेसिक पार्ट पूछा है उसने, बेसिक। यार बेसिक कैसे निकाले, मतलब है ना, बच्चों को क्या बाइनोमियल थ्योरम तो आती है पर उसको कैसे आती है ये नहीं पता बच्चों को ना, बहुत से। हमने देखो लेक्चर 1 में थोड़ा उसको डिस्कस किया है ना, बहुत ज्यादा हाईलाइट करके तो नहीं किया पर थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था ना, ध्यान रखना ना। तो पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 डॉट 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 1 प्लस एक्स पावर 9, 1 प्लस एक्स पावर 10 और 1 प्लस एक्स पावर 100। तो देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 मुझे निकालना है। तो मतलब बाकी अगर इन टर्म्स का हम देखें तो कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, इनको तो हटा ही दो, है ना, कांस्टेंट वाली टर्म्स को इनको तो हटा दो। तो हम इन्हीं वाली टर्म्स को अगर देखें, भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 मुझे चाहिए, तो भाई ऐसा हो सकता है ना, इसको एक्स पावर 0 की तरह ट्रीट करो आप, एक्स पावर 0 है ना। तो भाई हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 अगर निकालना है तो भैया कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9, तो सम 9 आना चाहिए ना पावर में।
तो ऐसा हो सकता है कि भाई सम 9 आए, दो दो के सम से 9 देखो आप ना, इसका मतलब क्या है, मैं से बोल रहा हूँ एक्स पावर 0 और एक्स पावर 9 का टर्म को अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स पावर 9 बनेगा, बनेगा। एक्स पावर 1 आपने लिखा तो एक्स पावर 8 लिखा तो यहाँ से 9 बनेगा, बनेगा। एक्स पावर 2 और एक्स पावर 7 आ जाए, है ना, कहीं से एक्स पावर 2 आ गया और एक से एक्स पावर 7 आ गया, बाकी सब जगह से कितना है, एक्स पावर 0 एक्स पावर 0 एक्स पावर 0 एक्स पावर 0 आ रहा है ना, उसको हटा दिया। अब मान लो कि हमारे पास एक्स पावर 3 यहाँ से आ जाए और एक्स पावर 4 यहाँ से, सॉरी 3 है तो 6 और यहाँ 4 ले ले और यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाए, तो हमारे पास एक्स पावर 9 बनेगा कि नहीं बनेगा, बाकी सब में एक्स पावर 0 0 1 1 1 ऐसे आ जाएगा ना। ठीक है, तो एक तो ऐसा आ सकता है कि दो दो टर्म्स का अगर हम सम लें तो उनका ऐसे 9 बने, तो यहाँ से आ गया ना, दो दो टर्म के मल्टीप्लीकेशन से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 9 बन जाए ना। एक तो चलो ऐसे समझ लो आप लोग बात को। अब मान लो तीन एक्स की तीन टर्म इन्वॉल्व आ जाए ना, तो एक्स की तीन टर्म से एक्स यहाँ लिखा, एक्स यहाँ लिखा, एक्स यहाँ लिखा, बाकी सब 1 × 1 एक्स पावर 0 0 0 में आ जाए। अब देखो सम मुझे 9 चाहिए, तो सम 9 लेके आना है, तो सम 9 कैसे कैसे आएगा इस बात को समझें। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 रख लिया पावर, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 लेके चलता हूँ, बढ़ते क्रम में चलते हैं, 1 2 ना, यहाँ 1 ले सकते हैं कि नहीं, एक्स पावर 1 है, फिर कहाँ एक्स पावर 1 तो कहीं है ही नहीं ना, 2 आएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अगर यहाँ ले लिया है तो इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो 2 अगर यहाँ ले लिया है तो यहाँ 6 ही आएगा। ठीक है, अब एक्स पावर 1 के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर 2 6 8 आ रहा है तो यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ पावर 5 आ सकता है। चलो यहाँ हमने 4 ले लिया तो यहाँ पावर कितना 8 है ना, पावर 4 और आएगा, तो ये हो नहीं सकता एक्स पावर 4 वाला ना, ये नहीं हो सकता। एक्स पावर 2 के करस्पॉन्डिंग जाएंगे तो फिर से हम यही केस लिखेंगे, है ना, और 3 के करस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो फिर से देखो यही केस आएंगे, 4 के करस्पॉन्डिंग बात करें तो आएंगे ही नहीं, है ना, 5 6 के मतलब यही केस फिर से आएंगे। अब मान लो कि मैं क्या करूं कि x की पावर 9 मुझे चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि 4x को मल्टीप्लाई करने से आ जाए, एक x का टर्म, एक x का टर्म, एक x का टर्म, ऐसे 4 ब्रैकेट और बाकी सबसे कैसा आ जाए, एक्स पावर 0 0 0 का टर्म आ जाए ना। अब देखो सम मुझे 9 चाहिए, तो यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ ना। अब देखो कितना आ गया, 3 और 2 5 और 6 यहाँ से आया, 3 बचा, फिर 3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि एक्स क्यू का एक ब्रैकेट है, फिर एक और एक्स क्यू का ब्रैकेट ही नहीं है कहीं पर भी, एक्स क्यू और इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, मतलब ये नहीं चलेगा। 4 का सम नहीं चलेगा, क्या 5 का सम आ सकता है क्या, 5 टर्म के मल्टीप्लीकेशन से क्या 9 आ सकता है क्या, नहीं, 1 2 3 मैंने यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 5, तो यहीं से देखो ज्यादा हो गया ना, ये नहीं आ सकता, मतलब हमारे पास यही केस बनेंगे। तो कितने केस है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। एक आध केस कहीं और मिस कर दिया क्या हमने, 2 और 6 तो यहाँ से आ जाएगा, 3 और 5 यहाँ से आ जाएगा, 4 4 वाला चलेगा नहीं, और 5 3 वाला केस भी नहीं चलेगा क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। एक्स पावर 1 के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम जाएं तो चलो एक बार 2 के करस्पॉन्डिंग और लिखते हैं। 2 के करस्पॉन्डिंग अगर जाएंगे तो सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब एक्स यहाँ लिखा है और एक्स यहाँ पर लिखा है ना। अब सम 7 आने के हमारे पास में क्या तरीके हो सकते हैं कि इसको 1 दे दें और इसको 6 दे दें, वो तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना। सम 7 आने का एक और तरीका हो सकता है, इसको 3 दे दें और इसको 4 दे दें। सम 7 तभी आ सकता है, एक के सी भी आएगा ना, एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी था। ठीक बच्चों, ये आया ना। एक्स क्यू करस्पॉन्डिंग अब जाएंगे और एक्स पावर 4 करस्पॉन्डिंग तो रिपीटेशन ही अलाउड हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे पास 5 केस तो यहाँ से आए और 3 केस यहाँ से आए, टोटल कितने हैं 8 केस आएंगे। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये बात ढंग से क्लियर है। ओके बच्चों, थैंक यू।